गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों। आज है मार्च 25 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। वैसे आपको बताता चलूँ, आज का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है इसमें कुछ भी खास नहीं आया है। जो टॉपिक दिए हैं वो भी घिसे पीटे से हैं, हम इसको कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। एडिटोरियल भी आज कुछ खास आया नहीं है यहाँ पे, और टेक्स्ट सेक्शन में कुछ खास नहीं आया है। तो मुझे तो पर्सनली अगर आप बोलो तो बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूँ आज के न्यूज़पेपर से। लेकिन ठीक है, रिवीजन के तौर पे जो है अच्छा टॉपिक्स दिए गए हैं जो हम लोग पहले कर चुके हैं। दोबारा रिवीजन उसकी हम लोग कर लेंगे। चलिए, पहला टॉपिक कौन सा है? देखिए, राहुल डिसक्वालीफाइड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कांग्रेस कॉल्स इट ब्लैक डे फॉर द डेमोक्रेसी। देखिए भाई, कांग्रेस क्या बोल रही है उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फाइनली जो डिसीजन है वो जुडिशरी का लिया गया है। और तो हालांकि जुडिशरी को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन ये कहना कि जुडिशरी ने पूरी तरह से बायस्ड होके ये डिसीजन लिया है तो आई डोंट थिंक वो सही है। बट एनीवेज, ये जो डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसके अंदर कौन कौन से प्रोविजंस आते हैं वो हमें पता होना चाहिए। देखिए, कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो डिसक्वालिफिकेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किए गए हैं, लेकिन वो बहुत डिटेल्ड नहीं है। लेकिन उसके लिए फिर हम लोगों ने बनाया आरपीए, जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ठीक है, जो इसके तहत कई सारे डिटेल्ड प्रोविजंस दिए गए हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। हम लोग राहुल गांधी जी की अगर बात करें खासकर, तो 2019 के इलेक्शन के टाइम पे इन्होंने मोदी एज अ कम्युनिटी, मोदी एज सम पीपल, उनके बारे में कुछ कहा था। जैसे मेहुल चोकसी के बारे में कुछ कहा था, उधर से जो है नीरव मोदी के बारे में कुछ कहा था, राइट। तो ये कुछ उन्होंने बोला था, तो जो मामला चल रहा था काफ़ी समय से, और फाइनली उनके खिलाफ जो है डिफेमेशन केस लगाया गया। गुजरात के ही एक एमएलए हैं और उनका सरनेम भी मोदी है। तो उन्होंने कहा कि भाई, जो राहुल गांधी जी ने जो ये बोला है वो हमारी कम्युनिटी के अगेंस्ट में बोला है और हमारी कम्युनिटी के लोगों को चोर बोला है। तो वो सब चीज़ें जब सुनी गई तो सूरत जो हाई कोर्ट है, सूरत का जो सेशन कोर्ट है, उन्होंने कहा कि हाँ, ये क्रिमिनल केस बनता है। देखिए, दो केस होते हैं ना, कल भी आपको मैंने बताया था, एक सिविल होता है और एक क्रिमिनल होता है। सिविल वाले केस में आपके ऊपर फाइन लगाया जाता है, ठीक है, कुछ जो भी पैसे का आप चार्ज करते हो। क्रिमिनल केस में आपको सजा मिलती है, जिसमें मैक्सिमम सजा होती है क्रिमिनल केस में, वो होती है 2 साल की। ठीक है। केस लॉ इंडिकेट्स दैट एक्सप्रेशन कलेक्शन ऑफ द पर्सन। तो देखिए, मतलब कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो सूरत कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई है अंडर डिफेमेशन यूजिंग सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी, ये सही नहीं है। ये मतलब इंटेंशन के तौर पे तो है ही नहीं सही, लेकिन ये जो कुछ कानून है ना उसके खिलाफ भी सही नहीं है। साफ साफ पता लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो वो बात बोली थी उस समय, वो किसी खास कास्ट या किसी खास कम्युनिटी के अगेंस्ट में नहीं बोली थी। वो कुछ 2-3 लोगों के इंडिविजुअल एग्जाम्पल देके उन्होंने कहा था। ये साफ दिखाई देता है जो वो स्पीच दे रहे हैं। लेकिन उस बात को कोर्ट ने इग्नोर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो एक लार्जर कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो इसी के लिए उनके जो है खिलाफ डिफेमेशन बनता है, और वो फाइनली उनको सजा यहाँ पे सुना दी गई है। ये कल चीज़ हम लोगों ने कर लिया था, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जब हम लोग बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो आपको मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो अपना आरपी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। कुछ प्रोविजन हैं जिनको थोड़ा थोड़ा ब्रीफली हम लोग देख सकते हैं डेफिनेटली। अब कोई भी आदमी जिसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, वो देखिए, एक तो हमारे पास एंटी डिफेक्शन तो है ही, उसमें तो कर ही सकते हो आप। उसके अलावा देखिए, ये सेकंड वाला पॉइंट पढ़िए। इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड, मतलब उसको सजा मिल गई है, फॉर एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस हो, क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो, रिजल्टिंग इन इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 और मोर ईयर्स। ठीक है, अगर किसी भी क्राइम में आपको 2 या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है, आप डिसक्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिए जाते हो अंडर आरपी एक्ट 1951। उसके अलावा आप इलेक्शन लड़ते हो, उसमें आपके खर्चे भी होते हैं। तो अगर आपने के जो आपने इलेक्शन में एक्सपेंस किया है और विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम आप उसकी डिटेल वगैरह नहीं मेंशन करते हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट नहीं देते हो, तो आपके खिलाफ आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो और आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी हो, ठीक है, आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाले केस में आ जाते हो। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है बेसिकली। मतलब आप मान के चले कि आप जो है गवर्नमेंट के अंदर हो, और आपके
आपकी जो है एक माइनिंग कंपनी भी है, ठीक है। तो हो सकता है क्योंकि आप गवर्नमेंट के अंदर हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है आप अपनी कंपनी को या कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दें। करप्ट एक्टिविटी होती है वो तो, है ना? उस केस में भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। या फिर करप्शन के केस में, डिसलॉयल्टी के केस में आपको गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिया गया हो, उस केस में भी आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। या फिर आपने अलग अलग कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे आपने दुश्मनी फैलाई हो, ठीक है। आपने कोई भड़काऊ भाषण दिया हो, उसकी वजह से इलेक्शन उसके अंदर जो है वो वायलेंस वायलेंस वगैरह हो गया हो उस केस में। या फिर आप जो है ब्राइबरी वगैरह पकड़ते हुए किए करते हुए पकड़े गए हो उस केस में। या फिर आप ये कह लीजिए कि भैया इलेक्शन के टाइम पे अगर आप अनटचेबिलिटी, डाउरी या सती, ठीक है, अगर ये इनके के चक्कर में अगर आपको पनिशमेंट हुई है, इन सारे केस में जो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अंडर आरपी एक्ट 1951। लेकिन कुछ आपको रेमेडीज भी दी गई हैं उस डिस्क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट में। पहली बात तो ये है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो तभी होगा डिस्क्वालिफिकेशन जब आपके खिलाफ कोई पेटिशन आएगी। पेटिशन अगर नहीं आती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद से कुछ नहीं कर सकता, मतलब खुद से इनिशिएटिव नहीं ले सकता इलेक्शन कमीशन। पेटिशन आनी जरूरी है। इलेक्शन पेटिशंस आर टू बी हर्ड इन द हाई कोर्ट। वो सेशन कोर्ट में नहीं जा सकती, हाई कोर्ट में जाएंगी, और हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आपकी पेटिशन को सुना जाता है। जो डिस्क्वालिफिकेशन करने की जो फाइनल अथॉरिटी है, फाइनल अथॉरिटी वो होती है प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाले केस में प्रेसिडेंट के पास होती है और एमएलए वाले केस में गवर्नर के पास होती है। ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सजेशन या एडवाइस के बेसिस पे ही गवर्नर या प्रेसिडेंट अपना डिसीजन लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एक सिविल कोर्ट की पावर होती है। मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हो रहा है या जिसके खिलाफ केस चल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको समन कर सकता है, उसको बुला सकता है, हाजिरी पे पेश होने के लिए बोल सकता है बेसिकली, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो ये थोड़ा सा आपको जो है पता होना चाहिए। दीज आर सम ऑफ द प्रोविजंस जिसके तहत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी डिक्लेयर्ड एज डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। चलिए, फैक्चुअल सी इन्फॉर्मेशन है, कुछ खास उसमें है नहीं। राज्यसभा एडजर्न्ड, ये वर्ड पे फोकस करिए, एडजर्न्ड विदाउट टेकिंग अप एनी माइनर मेजर बिजनेस फॉर द 9th डे। 9 दिन हो गए भैया और हमारे राज्यसभा के अंदर कोई भी काम हुआ ही नहीं। दोनों यहाँ पे जो सरकार है और जो अपोजिशन है वो अपनी अपनी बात पे टिके हुए हैं। सरकार का ये कहना है कि भाई माफ़ी मांगी जाए। जो जो राहुल गांधी जी के द्वारा विदेशों में जाके हमारे देश की मिट्टी पलीत की गई है, उन्होंने हमारे खिलाफ कुछ भाषण बोला है सरकार के खिलाफ, पार्लियामेंट के अगेंस्ट में, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, वो माफ़ी मांगे। अपोजिशन का ये कहना है कि भाई अडानी के खिलाफ जो है जेपीसी बनाई जाए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए। तो दोनों के इशू के चक्कर में कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। तो ये एडजर्न क्या है? एडजर्न, ये टर्म को देख लेते हैं, कुछ और टर्म्स हमें जान लेते हैं क्या है। जब आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हो तो ये, और या न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो टर्म्स आपको बहुत सुनने को मिलती हैं। समन, एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट साइन डाई, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, ये होता क्या है? समन का मतलब तो सीधा सा होता है, भैया आपको नोटिस देके बुलाया गया है, उसे समन बोलते हैं, राइट। मतलब इट्स इन्विटेशन टाइप्स। तो जो पार्लियामेंट का सेशन होता है तो उसके बुलाने के लिए जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो समन भेजते हैं, ठीक है। और उस समन के बिहाफ पे मेंबर, हमारी जो सेशन की कार्रवाई है वो शुरू की जाती है। बेसिकली पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है आफ्टर दिस समन, समन के बिना वो शुरू नहीं होगा। फिर बात आती है एडजर्नमेंट की। एक बार समन के बाद जब सेशन चलना शुरू हो जाता है, अब सेशन बहुत स्मूथली नहीं चलता, नारेबाजी होती है, भाषणबाजी होती है, चिल्लम चिल्ली होती है। उसके चक्कर में क्या होता है, जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो हमारे लोकसभा में या राज्यसभा में, वो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट की कार्रवाई को। लेकिन जितने टाइम के लिए वो सस्पेंड करते हैं वो टाइम उनको मेंशन करना पड़ता है। 1 घंटे के लिए भी कर सकते हैं, 1-2 दिन के लिए भी कर सकते हैं, हफ्ते भर के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन उनको बताना पड़ता है कि 2 घंटे के बाद हम लोग फिर से मिलेंगे, फिर से संसद की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उसे बोलते हैं एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट की कार्रवाई कौन करता है? प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर होते हैं। एक होता है एडजर्नमेंट साइन डाई,
दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि एडजर्नमेंट में टाइम बताया जाता है कि भैया हम लोग कितनी देर के बाद मिलेंगे, लेकिन एडजर्नमेंट साइन लाइन में बताया नहीं जाता कि हम लोग कब मिलेंगे। तो मतलब इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एडजर्नमेंट की जाती है। ये भी एडजर्नमेंट, लेकिन साइन डाई है, इसमें टाइम पीरियड नहीं बताया जाता। यूजुअली क्या होता है, जब एडजर्नमेंट साइन डाई कर दिया जाता है, उसके बाद उसके बाद जो है सेशन को टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो प्रोरोगेशन स्टार्ट होती है। प्रोरोगेशन का मतलब क्या है? प्रोरोगेशन मीन्स टर्मिनेशन ऑफ द सेशन ऑफ द हाउस बाय द ऑर्डर मेड बाय द प्रेसिडेंट। टर्मिनेशन मतलब सेशन खत्म। अगर आपका बजट सेशन है वो खत्म, विंटर सेशन है वो खत्म, मॉनसून सेशन है वो खत्म, सेशन की कार्रवाई खत्म हो जाती है। और ये किया जाता है अंडर आर्टिकल 85 टू ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। प्रोरोगेशन टर्मिनेट्स बोथ सिटिंग एंड द सेशन ऑफ द हाउस। मतलब आप अपने घर जाइए, अपना काम धंधा देखिए। आपको ये अच्छे से पता है कि हमारे यहाँ पे 3 सेशन होते हैं। मॉनसून सेशन होता है अपने पास यहाँ पे, हमारे यहाँ पे विंटर सेशन होता है और बजट सेशन होता है। लेकिन क्या ये तीनों सेशन करवाना कंपलसरी है? बिल्कुल भी नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए। मतलब साल भर में 2 सेशन कंपलसरी होते हैं। तीसरा सेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। लेकिन वो जो सेशन होता है, जो सेशन खत्म होता है, उसे कहते हैं प्रोरोगेशन। फिर एक बात ये आती है डिसोल्यूशन की। डिसोल्यूशन का मतलब ये है कि भाई खत्म, टाटा, बाय बाय। इसके बाद इलेक्शंस होंगे। मतलब 5 साल के बाद जो आखिरी सेशन होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, आपकी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। देखिए राज्यसभा तो डिसॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि वो तो परमानेंट हाउस होता है। लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, या तो 5 साल पूरे हो गए हों ऑटोमेटिकली, या फिर भाई आपकी मेजोरिटी खत्म हो गई हो, आप माइनॉरिटी में आ गए हों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसे कहते हैं डिसोल्यूशन। मतलब डिसॉल्व हो गया, खत्म हो गया, अब नए इलेक्शन होंगे। तो राज्यसभा के बारे में हम लोग यहाँ पे सारी बातें कर रहे थे। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। इसे अपर हाउस भी कहा जाता है, इसे परमानेंट हाउस भी कहा जाता है क्योंकि कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। इसे कभी कभी जो है बॉडी ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं, ये आपने ध्यान देना, कभी कभी पूछ लेता है बॉडी ऑफ एल्डर्स। शुरुआत कब हुई थी? मोंटेग चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म आए थे 1919 के अंदर और रिपोर्ट आई थी 1918 में, तब से जो है इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा गया था कि भैया हम लोग अपर हाउस बनाएंगे, वो सारी चीज़ें करके। बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया 1919, ठीक है, उसके अंडर में फिर 1921 में जो है कुछ ना कुछ इसकी शुरुआत हुई। इसके जो एक्स ऑफिसो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? गवर्नर जनरल। ठीक है, आज हम लोग अपने वाइस प्रेसिडेंट की बात यहाँ पे करते हैं। फिर 1952 के अंदर जो है इसको फाइनली एस्टेब्लिश किया गया और 13 मई 1952 को ऑफिशियल तरीके से जो है पहला सेशन शुरू हुआ। राइट, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। राज्यसभा विच रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वाज डिजाइन टू चेक द पावर ऑफ द लोकसभा। ये देखिए पर्पस क्या है लोकसभा राज्यसभा का बनाने का। भैया राज्यसभा के बिना भी तो कार्रवाई हो सकती है ना, जनता तो चुन के भेजती नहीं है। इसका काम क्या है? चेक द पावर ऑफ द लोकसभा। किसी के भी हाथ में अगर आप लिमिटेड पावर देते हो तो भैया खतरनाक होता है। तो राज्यसभा को बनाया इसीलिए गए हैं कि लोकसभा जो है वो अपनी लिमिट में रहे, है ना, इसलिए बनाया गया है। तो राज्यसभा के अंदर जो है 250 जो मेंबर हैं वो मैक्सिमम उनकी स्ट्रेंथ हो सकती है, लेकिन अभी 250 तो है नहीं। अभी कितना है जरा कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं थोड़े ध्यान से निकल गया मेरे। इनमें से जो 238 मेंबर होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। 12 जो इसके अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो होते हैं भैया अपने नॉमिनेटेड, जो कि आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। क्या नॉमिनेटेड मेंबर्स को भी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है? क्या नॉमिनेटेड मेंबर्स को भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। डेप्यूटी चेयरमैन को जो है हम लोग बीच में से ही किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका पार्लियामेंट से ही है। ऑल आईज ऑन इलेक्शन कमीशन ओवर द पोटेंशियल बाइपोल इन द वेनाड। आपको ये अच्छे से पता है कि राहुल गांधी जी जो है वो वेनाड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो अभी उनको तो डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर दिया गया है, तो वो सीट तो वेकेंट हो गई। अब उस वेकेंट सीट का क्या होगा? तो भैया वहां पे होंगे दोबारा से इलेक्शन। और जब कोई सीट वेकेंट हो जाती है और वहां पे दोबारा से इलेक्शन करवाए जाते हैं तो उसे कहते हैं बाई इलेक्शन या बाईपोल इलेक्शन, जो भी आप बोलना चाहो। ये काम कौन करेगा? ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा।
किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद कितने टाइम के बाद ये इलेक्शन होने चाहिए? यूजली 1 वीक के अंदर होता है अगर डिस्क्वालिफिकेशन होता है। ऐसे 2 केस आ चुके हैं। लक्षद्वीप से एक केस आया था कुछ टाइम पहले, जिसमें जो है मिस्टर खान, ठीक है, फैज़, मिस्टर फैज़, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। और एक केस आया था मिस्टर आज़म खान का उत्तर प्रदेश से, इनको भी डिस्क्वालीफाई किया गया था और विद इन 1 वीक वहाँ पे दोबारा से इलेक्शन करवाए गए थे। लक्षद्वीप का केस भी था और उनका केस भी। तो क्या विद इन 1 वीक इलेक्शन कमीशन इंडिया जो है, क्या वो नोटिफ़िकेशन भेजेंगे दोबारा बाईपोल इलेक्शन का? अब ये देखना रहेगा, क्योंकि केस जो है थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए है, जब आज़म खान जी को यू नो डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो इलेक्शन कमीशन ने तुरंत नोटिफिकेशन भेज दिया था 3 दिन के अंदर ही कि नए इलेक्शन करवाए जाएं। लेकिन ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आजम खान को पूरा मौका दिया जाना चाहिए अपने कन्विक्शन को अपील करने का। ठीक है, जब तक वो अपील करते हैं और जब तक फाइनल डिसीजन आता है, तब तक बाई इलेक्शंस नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा ही केस जो है लक्षद्वीप वाले केस में भी हुआ। जब अपर कोर्ट ने अपील के बाद, हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके डिस्क्वालिफिकेशन को कंटिन्यू रखा, तब जाके बाई इलेक्शन हुआ। तो क्या यहाँ पे राहुल गांधी जी भी अपील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कानून है तो सबके लिए बराबर है भाई। तो राहुल गांधी जी जो अपील करेंगे, पहले वो अपील सूरत सेशन कोर्ट के अंदर होगी, फिर वो जो है आप गुजरात हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पे थोड़ा मामला बनता है। बाकी बाई इलेक्शंस क्या होते हैं वो आपको मैं बताता चलूँ। बाई इलेक्शन तब होते हैं जब कोई सीट वेकेंट हो जाती है, और वो वेकेंट किसी भी तरीके से हो सकती है। या तो भैया आप डिस्क्वालीफाई हो गए हों, जैसे राहुल गांधी जी हुए, क्रिमिनल कन्विक्शन आपको मिल गया हो, जैसे डिफेमेशन केस में उनको मिला, या फिर किसी की अचानक से डेथ हो गई हो, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हों, अपने कार्रवाई नहीं कर पाते हों, या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ आपके ऊपर लग गया हो। कई सारे रीज़न यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग जो है 2 सीटों से जीत जाते हैं, जैसे मोदी जी भी 2 सीट से जीत गए थे, राइट? कई सारे ऐसे होते हैं जो 2-2 सीट से इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन बाद में उनको तो एक ही कंटिन्यू करनी पड़ती है, तो एक से तो उनको रिज़ाइन करना पड़ता है, तो वो सीट वेकेंट हो जाती है, भैया वहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं। जैसे कुछ साल पहले जो है देयर वाज़ अ केस इन वेस्ट बंगाल ऑल्सो, जहाँ पे ममता बनर्जी जी जो हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी किसी सीट से, और फिर वो इलेक्शन में जीत गई। वहाँ पे, तो शी वाज़ एमएलए ऑल्सो। अब भैया सीएम बनने के लिए तो आप या तो एमएलए रहना पड़ेगा, एमपी तो नहीं रह सकती। तो उन केस में उन्होंने अपनी जो सीट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की उसका रिज़ाइन किया था, तब जाके जो है उनको सीएम की शपथ दिलवाई गई थी। तो उस केस में भी वहाँ पे बाई इलेक्शंस हुए थे। ठीक है? तो कई तरीके से जो है आपकी सीट वेकेंट हो सकती है। जब वेकेंट होती है तो वहाँ पे बाई इलेक्शन करवाए जाते हैं, बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये बनता है पूरे का पूरा इधर प्रोविज़न। कल आपसे जो है कुछ 2 एमसीक्यूज़ पूछे गए थे। ये फिर से शायद फ्रीज़ हो गया है। पूरा थोड़ा-सा दोबारा सेट कर देता हूँ। ठीक है। कल आपसे जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो दोनों ही पॉलिटी सेक्शन थे। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। इंडियन फेडरल सिस्टम के बारे में पूछा गया था, इसका आंसर हो जाता है 1, 3 एंड 5। तो फीचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म आर डिवीज़न ऑफ पावर, बिल्कुल। वी हैव स्टेट लिस्ट, वी हैव यूनियन लिस्ट, वी हैव कंकरेंट लिस्ट। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बिल्कुल सही। एंड अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लीडर ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड सेपरेशन ऑफ पावर, ये फेडरल स्ट्रक्चर का जो है सिस्टम नहीं है, तो 1, 3 एंड 5 इज द ओनली आंसर। इंडियन फेडरेशन इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ कनाडा, ऑफ कोर्स, तो यूएसए का पैटर्न नहीं है भैया हमारा। तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो बहुत सारे कंट्रीज से हम लोगों ने अलग अलग प्रोविजंस अडॉप्ट किए, उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया अपनी कंडीशन के हिसाब से, और जो बेस्ट हमें लगा अपनी सोसाइटी के हिसाब से वो हम लोगों ने अडॉप्ट किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ने बहुत सारे फीचर, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ऑफ कोर्स हम लोगों ने सबसे ज़्यादा फीचर लिए। तो हमारा जो पूरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है ये ब्रिटेन से लिया गया है। रोल ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, टेन्योर ऑफ द सिविल सर्वेंट्स वगैरह, वो सब। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ली, वहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है, वहाँ के जो फंडामेंटल राइट हैं। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने फेडरल सिस्टम को लिया। कैनेडियन फेडरल सिस्टम के अंदर भी सेंटर इज स्ट्रोंगर देन द स्टेट्स। अमेरिकन फेडरल सिस्टम के अंदर सेंटर एंड स्टेट्स आर इक्वली पावरफुल। तो ये जो सिस्टम है हम लोगों ने सेंटर की अथॉरिटी वाला हम लोगों ने कनाडा से लिया है। रेजिडुअल पावर जो कंकरेंट लिस्ट की हम लोग बात करते हैं वो भी,
और सेंटर स्टेट रिलेशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम लोगों ने लिए, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वाला सिस्टम लिया। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंकरेंट लिस्ट वाला सिस्टम लिया। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन है कि जो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से इमरजेंसी प्रोविजंस लिए। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से 5 ईयर प्लान फंडामेंटल ड्यूटीज लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ऑफिस ऑफ गवर्नर, पावर ऑफ द फेडरल ज्यूरी वगैरह वो सब लिया। एंड साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने लिया अमेंडमेंट कैसे करना है। तो आर्टिकल जो 368 है वो हम लोगों ने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो प्रीलिम्स में बार बार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मेंबरशिप ऑफ द बैंड आउटफिट इन द क्राइम अगेंस्ट द यूएपीए। तो यूएपीए का मतलब होता है अनलॉफुल एक्टिविटी। ठीक है, तो ये 1967 में ये कानून बनाया गया था, और जिसके तहत अगर कोई ऐसा इंसान है जो इंडिया की सोवरेनिटी, हमारी जो मतलब जो देश की सोवरेनिटी है, इसकी इंटेग्रिटी है, और अगर उसके अगेंस्ट में कोई काम करता है तो उसको एज अ टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। पहले प्रोविज़न ये था कि जो यूनियंस होती थी, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, उनको इलीगल डिक्लेयर किया जाता था एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन बाद में इसके अंदर अमेंडमेंट किए गए तो इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो अभी कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, अगर यूएपीए के तहत अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है तो वो हर इंसान जो उसका ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, उसका मेंबर है, उसको भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। अब ये नहीं कह सकते अरे साहब मैं तो बस उसका मेंबर ही था, मुझे क्यों किया। नहीं भाई, अगर आप मेंबर भी हो तब भी आप टेररिस्ट हो। अगर सेंटर सेटिस्फाइड है कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे देश की सोवरेनिटी इंटेग्रिटी के खिलाफ काम कर रही है, तो भैया आपको डिक्लेयर किया जा सकता है एज पर सेक्शन 3 ऑफ यूएपीए। एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वुड ऑल्सो बी बैंड अकॉर्डिंग टू कोर्ट। कुछ लोग कह सकते हैं कि सर ये तो हमारे आर्टिकल 19(4) के अगेंस्ट में है। आर्टिकल 94 क्या कहता है? हमें फंडामेंटल राइट देता है कि हम लोग यूनियन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं। बट आपको अच्छे से पता है कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते। देर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के तहत दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो अब ये नहीं कह सकते कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेरा फंडामेंटल राइट है। ये चीज़ें थोड़ा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। 1960s में इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स के अंदर सेपरेशन मूवमेंट चल रही थी, तो सरकार ने उन सबको कर्व करने के लिए, दबाने के लिए 1960s में हम लोगों का आइडिया आया कि कुछ ऐसा कानून बनाया जाए। खासकर आपको पता है कि जो नक्सल नक्सल जो कार उस समय हो गई थी चीज़ें 1968-67 में, है ना। तो वो सबको दबाने के लिए तो सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लेके आई थी 1966 के अंदर, अनलॉफुल एक्ट प्रिवेंशन ऑर्डिनेंस। बाद में जो है हम लोगों ने इसको कानून पास किया, यूएपीए के नाम से जाना जाता है 1967 में। कई बार हम लोगों ने इसको अमेंडमेंट किया है, 2004 में किया है, 2008 में किया है, 2019 में किया है। ठीक है, तो एक्चुअली 2019 में जो प्रोविज़न आया था ना, उसके तहत इंडिविजुअल्स कैन बी डिक्लेयर्ड एज इंडिविजुअल्स। 2019 से पहले ओनली ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूनियंस वर डिक्लेयर्ड एज टेररिस्ट। ये थोड़ा आपको बस इसके बारे में पता होना चाहिए। इंडियंस और फॉरेन नेशनल्स दोनों के खिलाफ यूएपीए लग सकता है, और एक बार अगर आपके खिलाफ यूएपीए लग जाता है तो भैया आपको बेल मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसमें जो हाईएस्ट जो भैया जो पेनल्टी है वो आपको डेथ पेनल्टी मिल सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है एज द हाईएस्ट पनिशमेंट। इसमें वैसे तो बताऊं आपको, इंडिया में टोटल आई थिंक 42 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है एज पर यूएपीए, मतलब जिनको बैन किया गया है। जैसे खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, है ना, उलर मुजाहिदीन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जमायतुल मुजाहिदीन, तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी TLNA, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट UNLF, पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम उल्फा, जम्मू एंड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट एंड ऑल दैट। इनको और भी हैं बहुत सारी। तो ये यूएपीए में शेड्यूल 1 के अंडर में आती है। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा आज का एडिटोरियल। पहला एडिटोरियल जो है वो टीपू सुल्तान जी के बारे में है, और टीपू सुल्तान के बारे में जो है बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। आजकल पिछले कुछ सालों से टीपू सुल्तान की जो लेगेसी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आते हैं। आपको अच्छे से पता है कि जो 26 जनवरी में हमारे रिपब्लिक डे पे टीपू सुल्तान की जो है उनकी एक झांकी निकाली गई थी, जिनके खिलाफ बहुत कुछ बातें बोली गई थी।
कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो टीपू सुल्तान हैं भैया वो हिंदू फोबिक थे, क्रिश्चियन फोबिक थे। उन्होंने बहुत सारे कन्वर्जन किए, बहुत सारे मंदिरों को तड़वाया। अब ऐसा कहा जाता है। कुछ हिस्टोरियन इससे एग्री करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस इससे डिसएग्री करते हैं। बट अगर हम लोग लेगेसी की बात करें, टीपू सुल्तान की, इनकी कहानी की बात करें, तो उनके जो फादर साहब थे हैदर अली, वो भी एक बहुत बड़े किंग माने जा रहे थे। एम्पायर, उनका पूरा एम्पायर था। तो उन्होंने 1961 से लेकर 1782 तक, 1671 से लेकर 1682 को उन्होंने रूल किया। फिर बाद में जो है टीपू सुल्तान ने जो है 1782 से लेकर 1799 तक उन्होंने रूल किया। 1799 में जो फोर्थ एंग्लो वो मैसूर वॉर हुआ था, उसमें लड़ते लड़ते इनकी डेथ हो गई थी। तो दैट वाज फाइनली, उसके बाद मैसूर जो है वो सब्सिडरी अलायंस के अंदर में आ गया था। टीपू सुल्तान को एक ऐसे लीडर के रूप में माना जाता है, ऐसे रूलर के रूप में माना जाता है, जो कि ब्रिटिशर्स के बिल्कुल अगेंस्ट में थे। ये ब्रिटिशर्स को जो है भगाना चाहते थे ऑफ कोर्स इंडिया से। और तीन, जैसे 1967 में, इस 1780 में और 1719 में तीन लड़ाइयाँ की, तीन वॉर हुए, और तीनों वॉर के अंदर ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स की जो है वो हार हुई, और कई सारी ट्रीटी की गई। और ये जो युद्ध हैं, बेसिकली ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के दौरान, ये बहुत शर्मनाक हार मानी जाती है ब्रिटेन की, बहुत शर्मनाक हार। क्योंकि टीपू सुल्तान की जो आर्मी थी भाई, वो बहुत ज़बरदस्त, ब्रिटिश आर्मी के मॉडल पे ही इन्होंने अपनी आर्मी को खड़ा किया था। और फ्रेंच वाले इनके मित्र हुआ करते थे, तो फ्रेंच ऑफिशियल्स की देख रेख में इन्होंने अपनी आर्मी और मिलिट्री का पूरा वो सिस्टम तैयार किया था। और तब जाके इनकी इनकी आर्मी के अंदर जो आर्टिलरी हुआ थी, रॉकेट्स हुआ करते थे, एलिफेंट्स हुआ करते थे, तो मतलब काफ़ी एडवांस था। तो इसीलिए जो ब्रिटिश को हरा भी पाए ये लोग, है ना, टीपू सुल्तान। तो वो सारी चीज़ें हैं, और कई सारी इनोवेशन उन्होंने किया। जैसे कोइनेज को लेके, जो कैलेंडर भी जो है इन्होंने एक बनाया, जिसे जो है माउलूदी लोनिज़ो सोलर कैलेंडर कहा जाता है। ठीक है, नया लैंड रिवेन्यू सिस्टम इन्होंने शुरू किया। मैसूर सिल्क इंडस्ट्री को बहुत प्रमोट इन्होंने किया। वो सारी की सारी चीज़ें हैं। देखिए, बहुत सारी आपके उनके अंदर अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपके अंदर खराब भी हो सकती हैं। तो जो इस समय ट्रेंड चल रहा है, जो इस समय चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, या आजकल तो मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया में फ़र्क ही नहीं समझ में आता। तो वो ये कह रहे हैं कि भई जो टीपू सुल्तान की लेगेसी है, उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो जानकी नायर जी हैं, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से में हिस्ट्री की प्रोफ़ेसर हैं। तो इन्होंने इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें बोली हैं। क्या एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है? आई डोंट थिंक सो इम्पोर्टेंट है, कुछ भी ऐसा ख़ास इसके अंदर बताया नहीं गया है। कुछ वो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बताई हैं हल्का-फुल्का, कि टीपू सुल्तान जो है इंग्लैंड के अंदर भी बहुत फ़ेमस थे भाई। इंग्लैंड में थिएटर हुआ करते थे, नाटक लिखे जाते थे, खेल कूद हुआ कर, प्लेस होते थे, स्किट्स होती थी, स्कूल्स के, कॉलेज के अंदर प्रोग्राम होते थे। टीपू सुल्तान के ऊपर वहाँ पे बहुत सारा, यू नो, बहुत फेमस कैरेक्टर थे बेसिकली टीपू सुल्तान। टीपू मैनिया कहा जाता है उसको, टीपू मैनिया। ब्रिटेन के अंदर बहुत सारे हिस्टोरियंस ने टीपू के बारे में बहुत कुछ लिखा। टीपू अपने आप में एक मिस्ट्री थे। जब इंडिया के बाकी रूलर्स ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस कर रहे थे, उस समय टीपू सुल्तान ने कहा कि नहीं, मैं सब्सिडरी अलायंस नहीं करूंगा, मैं लड़ूंगा, और लड़ते लड़ते मरूंगा, लेकिन आपके सामने नहीं झुकूंगा। टीपू सुल्तान ने ये कहा था कि एक बकरी की तरह जीने से अच्छा है कि बैटल फील्ड में एक शेर की तरह मरा जाए। और बाद में ऐसा हुआ भी, और वो लड़ते लड़ते मरे ऑफ कोर्स। तो बहुत पावरफुल लेगेसी रही है इनकी, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। इनके बारे में जो किस्से लिखे गए, वो अमर चित्र कथा के अंदर लिखे गए। कैसे इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़े, वो सारी चीज़ें हुई। बाद में कई ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने और इंडियन हिस्टोरियंस ने, जैसे हेनरी सिगल्टन, डेविड विल्की, रॉबर्ट के पोलोर, इन्होंने बहुत कुछ लिखा टीपू जी के बारे में। और लास्ट सीज ऑफ सेरिंगनापट्टम, क्योंकि सेरिंगनापट्टम जो है वो इनकी कैपिटल हुआ करती थी, मैसूर इनकी कैपिटल नहीं थी। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर ने इनको रिमूव करने में बहुत सारी मेहनत करना पड़ा, आसान नहीं था। तो वो सारी चीज़ें उनके अंदर बताई गई हैं। कुछ ऐसा बहुत बड़ा इस आर्टिकल में कुछ ऐसा दिया नहीं। मिक्स्ड आफ्टर लाइफ, मतलब टीपू जी की मरने के बाद भी, टीपू के मरने के बाद भी उनकी लेगेसी ख़त्म नहीं हुई। जब वो मर गए, तो सेरिंगनापट्टम की जगह मैसूर को जो है चुना गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि सेरिंगनापट्टम में कोई रेबेलियन वगैरह हो, तो उन्होंने अपनी जो है कैपिटल को चेंज कर दिया। सारी चीज़ें हुई।
टीपू सुल्तान ने अपने रूल में मैसूर के अंदर जो है अरक, टोडी, गांजा, ओपियम, मतलब किसी भी तरह का नशा, दारू, भांग कुछ भी अलाउड नहीं था। गैम्बलिंग को इन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। तो कुछ रिफॉर्म्स जो है इन्होंने वहाँ पे किए उस समय, और वो सारी चीज़ें हुई ऑफ कोर्स, ठीक है। और मैसूर जो है उस समय इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट हुआ करता था, ये सबको पता है। तो फिर बाद में भी, इवन उनके मरने के बाद भी, फ़िल्मों में, आर्ट में, सॉन्ग्स में, मूवीज़ में, आज तक टीपू सुल्तान के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। लेकिन कुछ समय से कर्नाटका के अंदर टीपू जो है, उनको एज़ अ विलन दिखाया जाता है, जो कि सही नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि टीपू सुल्तान पूरे हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना चाहते थे। वो सबको इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते थे। और बाद में कुछ कहानियों में, कुछ किस्सों में टीपू सुल्तान जी के अगेंस्ट में कुछ हीरो बनाए गए, जैसे उरी गौड़ा, नींजे गौड़ा, ठीक है। ऐसा कहा गया है कि यस, उन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ाइयाँ ज़रूर लड़ी थी, ऐसमें कोई डाउट नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। लेकिन उन्होंने टीपू सुल्तान को हरा दिया, ऐसा नहीं है। कुछ हिस्टोरियन का ऐसा मानना है कि भाई ये जो मिस्टर गौड़ा हैं, दोनों जने, राजे गौड़ा एंड ऑल दैट, उन्होंने टीपू सुल्तान को मैसूर से भगा दिया, और मजबूरी में टीपू सुल्तान को श्रीरंगनापट्टनम को अपनी कैपिटल बनाना पड़ा। अब इसमें सच्चाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हम तो कुछ कह नहीं सकते। बट यस, कुछ हिस्टोरियंस ऐसा बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो आई डोंट थिंक सो यूपीएससी के परस्पेक्टिव से ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतना डिटेल में कोई नहीं जाता है, ना जाना भी नहीं चाहिए, ठीक है, सब फालतू का दिया हुआ है। बट हाँ, एक हिस्टोरिकल फिगर थे बहुत बड़े, उनकी लेगेसी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। वो थोड़ा बहुत आप अपनी एनसीईआरटी वगैरह में जो दिया हुआ है, उतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट। अ चिलिंग रिमार्क एंड द प्राइस टू पे, ये जो बात बोली गई है वो फ्री स्पीच के बारे में है। बेसिकली हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा ही अजीब सा स्टेटमेंट दिया। बात ऐसी है कि कुछ रिटायर्ड जजेस थे, और वो कहीं पे कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और रिटायर्ड जजेस जो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसका मुद्दा था कि भाई हम लोग कैसे अपनी कंट्री में जुडिशरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जो सरकार है, सरकार को ये लगा कि ये जो रिटायर्ड जज हैं, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। अब उसको चीज़ को देखते हुए हमारे लॉ मिनिस्टर ने कहा कि भाई दे हैव टू पे देयर प्राइस, उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी। भैया ये क्या बात हुई? आप क्या उनकी सैलरी रोक दोगे? क्या आप उनकी पेंशन रोक दोगे? एक लॉ मिनिस्टर को ये शोभा नहीं देता कि वो रिटायर्ड जजेस के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। अरे भाई, वो रिटायर्ड जज हैं तो देश के सिटीजन ना। देखिए, जब वो जज होते हैं तो उनके पास बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, वो ये नहीं कह सकते, वो नहीं कह सकते। लेकिन रिटायर होने के बाद तो वो एज अ सिटीजन कुछ भी कह सकते हैं। आप उनके फंडामेंटल राइट को छीन नहीं सकते, ठीक है। वो लेजिस्लेचर हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, इवन जुडिशरी के खिलाफ भी बोल सकते हैं, और बोलते भी हैं। खुद के खिलाफ, मतलब जुडिशरी के खिलाफ बोलते हैं। तो क्या आप उनको बोलोगे कि वो एंटी नेशनल है? क्या आप उनको बोलोगे आप देशभक्त नहीं हैं? क्या देश के अंदर जो चीज़ें खराब हो रही हैं, उनको सामने लेके आना, उनके बारे में बात करना, क्या वो देशद्रोह होता है? ऐसी बात तो नहीं है। तो उन्होंने ये जो बात बोली है कि भैया आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, ये अपने आप में ही डिफेमेशन का केस है। तो क्या ये डिफेमेशन नहीं है? ऑफ कोर्स है। तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? हो भी सकती है। अब वो सारी चीज़ें जो है इन्होंने यहाँ पे बोला है। तो इनडिस्पेंसेबल फ्रीडम की ये बात करते हैं। इनका ये कहना है कि भैया देखिए, हमारे फ्रीडम फाइटर जो है वो हमारे लिए लड़े, आज़ादी के लिए लड़े। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने लोगों की आज़ादी के लिए लड़ते हैं। आज़ादी के लिए अगर आप लड़ रहे हो और फाइनली मान लो आपको आज़ादी मिल गई, ये आपको लाइसेंस नहीं देता है कि आप उस फ्रीडम को छीन लो बाद में, ठीक है। आप हमारे लिए लड़े, बहुत बढ़िया बात है, लड़ना भी चाहिए, सबको लड़ना चाहिए, हमें फ्रीडम दिलवाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप फ्रीडम दिलवाने के बाद ये नहीं कह सकते कि इस फ्रीडम पे सिर्फ मेरा अधिकार है। जिनके लिए आप लड़े, उनको भी उतना ही अधिकार है फ्रीडम का जितना आपको है। तो ये कहना बाद में कि नहीं नहीं, अब तो मैं रिस्ट्रिक्शंस लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, आपके खिलाफ डिफेमेशन लगाऊंगा, तो दैट इज़ नॉट गुड। तो ये ऐसी कुछ कुछ बातें सी जो हैं इसमें आर्टिकल में बोली गई हैं।
बहुत सी सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, इनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ज़्यादा पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जाएँगे। जो ऊपर वाला आर्टिकल है, इससे भी साफ-साफ पता लगता है कि ये आर्टिकल बहुत अनबायस्ड नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, बायस्ड है। तो थोड़ा-सा आपको ये तो देखना रहता है आर्टिकल पढ़ते टाइम कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें ठीक लगती हैं, हमें वही करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें और कुछ था नहीं। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं अपने पास, अगर आप इसको देखना चाहो तो इसको भी देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही है। कल मिलते हैं नए आर्टिकल्स के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।